नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। देश में सीएए लागू हो गया है और इसके साथ ही तेज हो गई है सियासत। कानून 4 साल पहले बन गया था, लेकिन लागू किया गया लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। मोदी सरकार ने एक और गारंटी पूरी की। 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को सम्मानपूर्वक जीवन का मौका मिला, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा ध्रुवीकरण का। आखिर विपक्ष सीएए के मकसद पर सवाल क्यों उठा रहा? सवाल तो पूछेंगे, लेकिन पहले देखिए पक्ष और विपक्ष के नेता क्या दलील दे रहे हैं। सीएए पर संकल्प पूरी हुई सिद्धि। घोषणा पत्र आप कह लीजिए या अपना संकल्प पत्र, हमने जो संकल्प लिया था उसको सिद्धि तक पहुंचाने का काम किया है। पड़ोसी देश के अल्पसंख्यकों को राहत। इसका एक और एकमात्र उद्देश्य है, जो पड़ोसी देशों में पीड़ित हिंदू हैं, पारसी हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन्स हैं, वो भारत में आए तो उनको सहूलियत मिले, ये उसी के लिए। शरणार्थियों को नागरिकता न्याय की बात। तो 2014 के पहले जो लोग यहाँ पर आए हैं उनको भारत की नागरिकता देना जस्टिफाइड है। विपक्ष ने लगाया ध्रुवीकरण का आरोप। केवल इसको हिंदू मुसलमान करने की नीयत से किया गया है और संवैधानिक रूप से ये गलत है। सरकार के मकसद पर अविश्वास क्यों? उन्होंने कहा कि साहब हम नागरिकता दे रहे हैं, मगर उसी में है कि मुसलमानों को छोड़कर। सवाल तो पूछेंगे। तो सीएए के व्यवस्था को लेकर अविश्वास की स्थिति क्यों बन रही है? सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ राजद की ओर से पक्ष रखने के लिए चित्तरंजन गगन जी हैं, कांग्रेस की ओर से असितनाथ तिवारी और भाजपा की ओर से पक्ष रखने के लिए मनीष पांडे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो विपक्ष की बात सुन लेते हैं। असित जी, क्या समस्या है इससे? कोई समस्या नहीं है और मैं इस देश के मुसलमान लोगों से यही कहूँगा कि भाई आपकी नागरिकता जा नहीं रही है। अगर ये कोई अफवाह फैला रहा है तो उस अफवाह में मत आइए। दिक्कत क्या है कि हर समाज में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। ये नागरिकता देने वाला कानून है, लेने वाला नहीं है। तो जो भारत का मुसलमान है वो है, उसकी नागरिकता कोई नहीं छीन सकता। तो निश्चिंत रहिए, किसी के उकसावे बहकावे में आके चुनाव में हिंदू मुस्लिम मत होने दीजिए। बीजेपी की जो कोशिश है ना, उस कोशिश को नाकाम कीजिए। इसके जरिए बीजेपी यही कोशिश करेगी कि हिंदू मुस्लिम कर दें, आप मत होने दीजिए, क्योंकि आपकी नागरिकता अक्षुण्ण है। आप हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान आपका है, तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं? कोई चिंता मत कीजिए। मूल मुद्दों पर बहस को ले आइए और मूल मुद्दे पर बात कीजिए। इनसे पूछिए कि भैया आप ये बताइए कि भारत की करेंसी भूटान की करेंसी से भी कमज़ोर क्यों हो गई? आप इनसे पूछिए कि आपने कहा था 100 दिन में काला धन लाएंगे और अब इलेक्टोरल बॉन्ड छुपाने की नौबत आ गई। काला धन तो बहुत दूर की बात हो गई। आप इनसे पूछिए कि आज़ादी के बाद सर्वाधिक बेरोजगारी आप ही के शासन में क्यों है, और आप इनसे पूछिए कि आपने देश की ऐसी हालत क्यों कर दी कि 80 करोड़ आबादी को सरकारी अनाज पर पलना पड़ रहा है। मूल सवालों पर ही चर्चा कीजिए। महंगाई पूछिए इनसे कि 67 रुपये वाला पेट्रोल 110 रुपये कैसे हो गया, 35 रुपये वाली दाल 120 रुपये आप क्यों बेच रहे हैं, और 450 वाला गैस सिलेंडर 430 वाला 1150 का क्यों हो गया? क्यों लूटा आपने? आप इनकी लूट पर सवाल उठाइए, इन सब चक्करों में मत पड़िए। ये चुनाव के ठीक पहले फर्जी मुद्दे ला रहे हैं। आपकी नागरिकता को कोई खतरा नहीं है, इसलिए किसी के बहकावे में मत आइए। दीपक जी, चलिए चित्तरंजन जी की प्रतिक्रिया लेते हैं। चित्तरंजन जी, क्या कहेंगे आप? दीपक जी, जैसा कि असितनाथ तिवारी जी ने कहा, बिल्कुल सही बात उन्होंने कहा कि जो मंशा है भाजपा की, जिस मंशा से वह लाया है उसमें कामयाबी उसे नहीं मिलने वाली, क्योंकि इसके पहले भी कई ऐसे मुद्दे लाने का प्रयास किया गया और जो जनता से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है, जिस ढंग से आदरणीय नेता हम लोगों के तेजस्वी जी ने रोजगार और नौकरी को एक मुद्दा बनाया, आज वह पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक मुद्दा बन गया है। नौजवानों को नौकरी, रोजगार, किसानों का मामला हो, महिला सुरक्षा का मामला हो, जो एक मुद्दा बन गया। इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा कभी जो है सो राम मंदिर का मुद्दा ले आई, कुछ उसमें उसको हासिल नहीं हुआ। अब यह जो 4.5 साल पहले जो संसद से पारित हो गया, उसे अब इस समय लाने का क्या प्रयोजन? क्योंकि आप टाइमिंग देखिए, जिस ढंग से भ्रष्टाचार को लीगलाइज किया गया है इस सरकार द्वारा,
कई ऐसे स्कीम इसके हैं, जैसे कि अभी पकड़ाया है, मामला सामने आया है, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया है इलेक्ट्रल बॉन्ड का। इसी ढंग का और भी ये पीएम केयर फंड। आश्चर्य होता है, ऐसे ऐसे जो है सो काला धन को किस ढंग से सफेद किया जाए और उस काले धन के बल पर देश की राजनीति को प्रभावित जो भाजपा करती रही है और प्रभावित करने का जो उसका यह रहा है। विपक्ष को जो है सो उसका हर स्रोत बंद कर दिया जाए, विपक्ष को के खाते पर रोक लगा दी जाए, विपक्ष के नेताओं के यहाँ ईडी, सीबीआई, आईटी का छापामारी हो, उनको जो है सो झूठे मुकदमे में लेकर उनको जो है सो जेल में बंद किया जाए। यह सब जो चल रहा है, और गारंटी वही तो कहते हैं कि इनकी गारंटी का क्या है, तो खुद इनका गारंटी का गारंटी नहीं है, गारंटी दे रहे हैं। 2014 में जो गारंटी इन्होंने दिया कि 2 करोड़ नौजवानों को मैं नौकरी दूंगा, आज 30 करोड़ से ऊपर नौजवान बेरोजगार हो गए, जवाब नहीं देंगे। महंगाई के बारे में भी आशीष जी ने संक्षिप्त में एक आंकड़ा रखा, तो जो है सो आपका गारंटी तो फेल हो गया, चाहे 2014 का 2019 का। और इस बार जनता इन बातों को समझ चुकी है, इन बातों को जिस ढंग से जो इनका प्रयास चल रहा है कि किसी ढंग से इस बार सत्ता में आ जाए और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ जो संविधान है उसको बदलकर पुरानी व्यवस्था लागू किया जाए, जिसमें समानता का अधिकार नहीं हो, महिलाओं को का अधिकार नहीं हो, तो चितरंजन जी, आप ये मान रहे हो उस दिशा में ये सरकार आगे बढ़ रही है। चलिए, शुरुआती प्रतिक्रिया थी तो आप दोनों को पूरी बात रखने का मौका दिया गया। अब मनीष जी की बारी है। मनीष जी, 2 विपक्षी सदस्यों ने सवाल खड़ा कर दिया है। एक तो इस समय ध्रुवीकरण की कोशिश के साथ ही और मूल मुद्दों से भटकाने का, महंगाई है, बराबरी का हक है और तमाम मुद्दे हैं जो विपक्ष के नेता बता रहे हैं, उससे भटकाने के इरादे के साथ इस समय सीएए को नोटिफाई किया गया है। क्या कहेंगे? देखिए, मुझे तो सबसे पहले आश्चर्य होता है, कहते हैं दीपक तले अंधेरा होता है, और पूरा देश, पूरी कांग्रेस पार्टी आज सीएए पर हाहाकार हल्ला मचा रही है, लेकिन आशीष भाई मतलब नज़र नहीं आ रहे कांग्रेस को। इतना बहुमूल्य हीरा यहाँ पटना में बैठे हुए हैं, और ये किस लाइन पर अभी इनका स्टेटमेंट आया है, अभी आपने सुनाया कांग्रेस के नेताओं का स्टेटमेंट, राजद के नेताओं का स्टेटमेंट। उन लोगों ने, जो बड़े नेता है, उन लोगों ने इनके बयान पर सहमति नहीं दिया, उनके बयान पर इनकी सहमति नहीं आई है, इनका लाइन लेंथ अलग है। अब मैं इनको इस विषय पर जो अभी आशीष भाई ने कहा या चितरंजन जी ने कहा, उसको मैं पार्टी का लाइन मानूं या इनका व्यक्तिगत लाइन मानूं, मैं थोड़ा सा इस बात मामले में असमंजस में हूं। लेकिन मैंने स्पष्ट शुरू में ही कहा है कि ये पार्टी का पक्ष रखने के लिए यहाँ है। हाँ, तो पार्टी के लोग तो ऐसा नहीं कह रहे हैं, पार्टी के लोग तो नहीं कह रहे हैं। तो पहले आप ये बता दीजिए कि ये आपकी पार्टी का लाइन है। आपने जो कहा, तो फिर शाहीन बाग में वो जो हंगामा हुआ दिल्ली में, जिस प्रकार से दिल्ली को अस्त व्यस्त करने की बात हुई, पूरे देश में दंगे हुए और उसमें पूरा विपक्ष एक तरफ से सरकार को घेरने का प्रयास किया गया, लोकसभा में हंगामा किया गया सीए के मुद्दे पर। अगर यह कोई ऐसा बात नहीं था, और अभी भी कहा ध्रुवीकरण की बात, ये ध्रुवीकरण आखिर में आप कहते हैं कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है, और फिर जब आप ग्राउंड पे जाते हैं तो लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इससे नागरिकता चली जाएगी, ध्रुवीकरण हो रहा है, मुसलमानों को इस देश से बाहर निकालने का प्रयास। ये कौन कह रहा है? ये सब डायलॉग जो आ रहे हैं, ये किन नेताओं के आ रहे हैं? अब आप स्टूडियो में बैठ के आप कहते कि ना ये कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन क्या बात है, अभी तो चला है, अभी तो चला है। ये नहीं कहा कि नागरिकता जारी है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अभी आपने चलाया ना दिग्विजय सिंह का बयान, अभी, अरे भैया, अभी आपने कहा दिग्विजय सिंह का बयान चला है। शाहीन बाग इतनी, शाहीन बाग, अरे सुनिए आशीष भाई, आपने कह दिया, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। आशीष भाई, आपने अपनी पूरी बात रखी है, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। आपने अभी चलवा दीजिए फिर से, उन्होंने क्या कहा। मनीष जी, मैंने समय अभाव के कारण एक छोटा हिस्सा चलाया, मैंने उनका पूरा बयान सुना है। उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि नागरिकता जारी है, उन्होंने कहा कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है, ये उन्होंने कहा। हाँ, ये उन्होंने कहा। वो तो आशीष जी भी कह रहे हैं कि आप ध्रुवीकरण का प्रयास कर रहे हैं, चितरंजन जी भी कह रहे हैं कि आप ध्रुवीकरण का प्रयास कर रहे हैं, समय देखकर मुद्दा उठा रहे हैं। आप सीधा, एक मिनट मैं पूछना चाहता हूं दीपक जी, शाहीन बाग इतना दिन तक डिस्टर्ब था, कांग्रेस के राहुल गांधी गए वहां यह समझाने के लिए कि इससे मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है?
आप हमको जवाब दे दीजिए आसिफ भाई, क्यों नहीं गए? अगर आप समझ रहे हैं यहाँ बैठ के प्रवक्ता के रूप में, तो आपके नेता राहुल गांधी को इतना बुद्धि नहीं है? चले जाते समझाने के लिए। आपकी सरकार को इतनी बुद्धि है कि वो विपक्ष को प्रारूप दे देती। प्रारूप आपकी सरकार पूरे सदन में बहस हो रहा था, पूरे सदन में बहस हो रहा था। हमारे गृह मंत्री ने कहा, राज्यसभा में आपके कपिल सिब्बल को स्पष्ट रूप से कहा कि किसी की नागरिकता नहीं जाने वाली है, किसी की नागरिकता नहीं जाने वाली है। और दूसरी बात है, यह भारत के मुसलमानों से, भारत के किसी भी व्यक्ति से संबंधित है ही नहीं। यह लोकसभा के अंदर कहा गया, उसके बाद भी आप लोग आग लगाते रहे सड़कों पर, लोगों को भड़काने का काम करते रहे। बिल्कुल, देखिए माहौल थोड़ा गर्म हो गया है, हम माहौल को थोड़ा ठंडा करते हैं। हम आग लगाने का काम आप कर रहे हैं, तो ऐसी कमजोर सरकार को भगाइए जो आग कमजोर सरकार है। यह कांग्रेस सर्टिफिकेट लेगी, तो ऐसी कमजोर अरे भाई सरकार कमजोर है। चलिए, यही कुछ हुआ इस मुद्दे पर। सर्टिफिकेट की जरूरत है। अरे भाई कांग्रेस सर्टिफिकेट की, चलिए मनीष जी आशीष जी, मनीष जी आशीष जी, चलिए समय की बाध्यता है, हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। शायद कुछ ऐसा ही तब हुआ जब 2019 में सरकार ने इस संशोधन कानून को लेकर राज्यसभा और लोकसभा में इसे आगे बढ़ाया, और फिर क्या कोई कंफ्यूजन की स्थिति थी जिस कारण सड़क पर लोग उतर आए, और अब वो शांति दिख रही है। कहीं कहीं राजनीतिक रूप से विरोध जरूर हो रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इस चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ब्रेक से पहले इस चर्चा को भटकाने का प्रयास किया गया, अलग अलग पक्ष और विपक्ष में अपनी अपनी बातें जोरदार तरीके से रखने की कोशिश की गई। क्या यही हो रहा है इस CAA के मुद्दे पर, जनता को भटकाने का? पक्ष और विपक्ष अपने अपने तरीके से, विपक्ष का आरोप की ध्रुवीकरण की कोशिश, सत्ता पक्ष का कहना है कि नहीं, इससे भारत के किसी नागरिक को किसी तरह का उसकी नागरिकता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगने वाला है, कोई नुकसान नहीं होने वाला है। सीधे अपने मेहमानों के पास चलते हैं। चित्ररंजन जी, मुद्दे पर ही हम बात करते हैं। तमाम मुद्दों के बीच ये क्या किसी व्यक्ति की नागरिकता का मुद्दा जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ित होता है अल्पसंख्यक होने के कारण, उसे अगर भारत में नागरिकता उपलब्ध कराई जाती है, एक नागरिक के सुविधाएं और उसके अधिकार प्रदान किए जाते हैं, तो ये महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है? नहीं दीपक जी, भाजपा ने जिस उद्देश्य से इसे लाया, स्पष्ट उसकी मंशा थी कि हाँ यह आएगा तो एक धार्मिक ध्रुवीकरण होगी, और जो है सो इसका लाभ हम चुनाव में ले लेंगे, और जो मूल मुद्दे हैं जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे। चित्ररंजन जी, आपने जो कहा कि उसे थोड़ा स्पष्ट कर दे तो बेहतर है, किस तरह से इसका धार्मिक आधार पर लाभ लेना चाहती है भाजपा? तब तो हम मनीष जी से सवाल कर सकेंगे। नहीं, मैं यह कह रहा हूँ कि अभी जो है उससे जो भ्रम पैदा करने का जो प्रयास भाजपा द्वारा किया गया, वह तो लगातार फेल होते रहा है। क्योंकि इस बार का चुनाव मुद्दे पर लोग यह जानना चाहते हैं कि यह काला धन जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में भाजपा ने जमा किया है, और जिस ढंग से भ्रष्टाचार को कानूनी जमा पर इलेक्टोरल बॉन्ड पर हम अलग से विशेष चर्चा कर लेंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि आप जो आरोप लगा रहे हैं उसे आगे किस तरह से बढ़ाएं, थोड़ा स्पष्ट करें। मैंने कहा कि जिस ढंग से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा, और आज हर हिंदुस्तान के दिल में यह आ गया है कि काला धन, सारा काला धन जो है वह भाजपा के पास में है, और इसीलिए ध्यान भटकाने के लिए कि कोई इस पर चर्चा नहीं हो, मीडिया में इस पर बहस नहीं हो, इसीलिए यह लाया गया इस मंशा से कि धार्मिक ध्रुवीकरण होगा। लेकिन हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक की नागरिकता समाप्त करने का ताकत इस भाजपा में नहीं है। जब तक इस देश में लालू यादव, तेजस्वी यादव जैसे नेता रहेंगे, जब तक इस देश में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शक्तियां रहेगी, किसी की ताकत नहीं है किसी की नागरिकता छीन ले। लेकिन सवाल यह है कि बहुसंख्यकों का जो मामला है, सबका मामला है, बेरोजगारी, महंगाई, नौकरी, किसानों की समस्या, चित्ररंजन जी, इन सबके बीच जो लोग सालों साल से नागरिक भारत के कहे जा सकें उसका इंतजार कर रहे थे, क्या उनके बारे में कोई नहीं सोचेगा? नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि ऐसे जो हिंदुस्तान में जो हैं, आप जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, जो बेरोजगार हैं वही
बहुसंख्यक बेरोजगार है या नहीं है, नौकरी उनकी छुट्टी की नहीं छुट्टी, आज नौकरी की तलाश में बहुसंख्यक है कि नहीं है। चलिए मनीष जी जवाब दीजिए। 10 साल में हो गया चितरंजन जी, आज भी 80 करोड़ 10 साल में हो गया नहीं, 5 किलो अनाज पर जिंदा रहना पड़ रहा है। 10 साल में हो गया सब चीज। जो 10 साल से सरकार में है, अब सुन लीजिए जवाब सुन लीजिए इस देश के बहुसंख्यक चितरंजन जी, जवाब सुन लीजिए। गलत नीतियों का मार झेल रहे हैं और उसके बाद जो है सो चितरंजन जी जवाब सुन चितरंजन जी लीजिए। आपके आरोपों का जवाब दे रहे हैं मनीष जी, एक बार सुनते हैं उन्हें भी। 1950 में नेहरू लियाकत समझौता हुआ था और उस समझौता की जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि भारत पाकिस्तान का बंटवारा हिंदू और मुसलमान धर्म के आधार पर हुआ था और दोनों देशों में अल्पसंख्यक, अगर हिंदुस्तान में मुसलमान थे तो पाकिस्तान में वो 6 जातियां थी जिसमें हिंदू थे, सिख थे, बौद्ध थे, जैन थे, ईसाई थे और पारसी भी थे। लेकिन उनके साथ जिस प्रकार से अत्याचार हो रहा था, महात्मा गांधी ने कहा 70 लाख लोग 1952 में विस्थापित होकर पाकिस्तान से आए थे, धार्मिक रूप से प्रताड़ित होकर वो 70 लाख। आप लोगों ने अगर 50 वर्षों में उसके साथ न्याय नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में इस विषय को रखा था। चलिए देश की जनता के साथ वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी, आशीष जी अपना जवाब देते देते मनीष जी आरोप भी लगा गए उनको लागू करेंगे कि और हमने लागू किया। आपकी पार्टी जो बहुसंख्यक आबादी भारत में है, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक आबादी है, हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध, ईसाई, उनके बारे में नहीं सोचते। चलिए मैं एक तो मनीष जी के एक तथ्यात्मक झूठ को फिर साफ कर दूं। भारत और पाकिस्तान धर्म के आधार पर नहीं बटे थे, भारत का निर्माण नहीं हुआ था, भारत पहले से एक देश था। हाँ, भारत से टूटकर धर्म के आधार पर पाकिस्तान एक नया देश बना था। भारत एज इट इज था, जैसे पहले से था, सभी धर्मों का देश। सुन लीजिए, गिलास इधर से है कि उधर से है? बीच में मत बोलिए। नहीं आशीष जी, आप कहना फिर क्या बीच में चाहते मत हैं? बोलिए। नहीं ये ये गंदी तो बात वही है, बात हो गंदी गई ना, बात है आप जिस ना। तथ्य अरे को आपको झुकाना जानकारी नहीं है तो चाहते जान लीजिए ना। ये गिलास कितना भारत भरा नया है, नहीं बना कितना था, खाली भारत आप ये पहले से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत पहले से था, भारत नया नहीं बना था। आपकी सब जानकारी जानता है, दुरुस्त कर कोई रहा नई हूं। बात नहीं है। भारत से टूट के पाकिस्तान बना, आशीष जी और वो बिल्कुल धार्मिक आधार पर बना। बस हो गया। पाकिस्तान धार्मिक तो आधार पर धर्म बना, के आधार भारत पर नहीं बना था। पाकिस्तान किसको नहीं, मिला था? हम हिंदुओं सिर्फ को मिला पाकिस्तान था। को देख रहे हैं हिंदुओं को आशीष जी। मिला था चिल्लाइए मत, आपके आशीष चिल्लाने भाई, से झूठ सच हिंदुओं नहीं को हो मिला जाएगा। था। आपके चिल्लाने से अरे मोदी सच्चे पाकिस्तान नहीं हो धर्म के आधार जाएंगे। पर मोदी हिंदुओं को झूठे मिला हैं, था, आपके सिखों को चिल्लाने से मिला था, तरीपार शरीफ नहीं हो जैनियों को मिला था, बौद्धों को मिला था। इसलिए चिल्लाइए अरे मत। किसको मिला था धर्म के आधार पर? पीएम के अरे का आसिफ घोटाला भाई, नहीं ढक जाएगा। अरे भैया आपका किसको चिल्लाने मिला था से धर्म के राफेल आधार की पर? चोरी आप नहीं जवाब छूट दीजिए। जाएगी। चिल्लाइए मत। दीपक जी, आप फिर से जवाब दे दीजिए। बिल्कुल धर्म के आप आधार कौन सा पर किसको मिला था? आशीष जी, किस धर्म के लोगों आशीष को जी मिला था? सिर्फ पाकिस्तान नहीं है पाकिस्तान मनीष जी। किस धर्म के लोगों को मिला था? भारत नहीं मिला। अरे भैया किस धर्म के लोगों को मिला भारत था? सभी धर्मों भाई का साहब किस धर्म के लोगों को मिला था? नहीं तो अब यहाँ समस्या क्या है? बोलने में लाज लग रहा है। देखो वोट नाराज हो जाएगा आपसे, वोट की राजनीति कर रहे हैं, तुष्टीकरण कर रहे हैं, क्यों नहीं बोलते हैं कि धर्म के आधार पर मुसलमानों को पाकिस्तान मिला था, धर्म के आधार पर मुसलमानों आशीष जी, मनीष जी, आशीष जी, मनीष जी, एक सेकंड। चलिए ठीक है, हो गया। हमने 71 में उसे तोड़ा। ये नहीं बचेंगे। आशीष जी, आशीष जी हो गया, मनीष जी हो गया। चलिए मनीष जी डर लगता है इनको। नहीं मनीष जी, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, दीपक जी, ये तथ्य को झुठलाने नहीं आपको उकसाया गया और आप जवाब दे रहे हैं। आशीष जी देखिए, मनीष जी यही तो ये कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण का प्रयास हो रहा है। अगर आप ऐसा नहीं भी कर रहे हैं तो इनके उकसावे में आप उस दिशा में जा रहे हैं। देखिए कुतर्क कर रहे हैं। अभी तो ये तथ्य को झुठला रहे हैं कि भारत पाकिस्तान का अडवाणी आपके पार्टी का नेता नहीं है, बता मैंने दीजिए। पूछा, जिन्ना को बंटवारा महान हुआ किस धर्म के आधार पर तो पाकिस्तान इस देश धर्म के के किस लोगों को नेता मिला। ने जिन्ना को अरे महान किस बताया, धर्म के बता लोगों को दीजिए। मिला? चलिए झगड़ा करने की ये जगह नहीं है। मनीष जी, आशीष जी प्लीज, मनीष जी आप भी चुप हो जाएं, ये अपने आप चुप हो जाएंगे। एकदम चुप। हमने तो 2 टुकड़ों में तोड़ दिया पाकिस्तान को। 1 लाख सैनिकों का नहीं आपने पाकिस्तान को नहीं तोड़ा। आशीष जी, आपके नेता आशीष जी, पाकिस्तान का बंटवारा कर रहे हैं। नहीं भारत का ही हिस्सा अफगानिस्तान भी था, भारत का ही हिस्सा पाकिस्तान भी था, भारत का ही हिस्सा बांग्लादेश था।
ये तीनों हिस्से टूटकर हुए। अगर हम अपने देश में अल्पसंख्यकों की इतनी चिंता करते हैं तो दूसरे देश में जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें अगर कुछ संख्या में नागरिकता उपलब्ध कराई जा रही है तो यहां समस्या क्या खड़ी हो रही है? किस तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण? आसिफ जी, आप सिर्फ आप जवाब दें। हम कहां परेशान? नहीं, परेशानी तो है ना, समस्या हो रही है, किसको हो रही है? पूरे देश में अभी जिस तरह से आसिफ जी कांग्रेस और बीजेपी का पक्ष रखते हुए आप भिड़ गए। भाई किसको समस्या है? आपके नेता राहुल गांधी घूम के कह रहे हैं। चलिए, तो इतना तय है कि किसी भारतीय को इससे परेशानी नहीं है। ये सच और झूठ का खेल पक्ष और विपक्ष के बीच चलता रहे। चितरंजन जी कुछ कह रहे हैं। चितरंजन जी बोलिए। एक सेकंड मनीष जी, आसिफ जी, ठीक। चितरंजन जी बोलिए। जी मनीष जी से मैं जवाब जानना चाहूंगा। पूछिए। इस 4.5 साल पहले संसद से यह पारित हो गया, फिर कल ही उस समय लाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? ये इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने। चलिए, छोटा सा सवाल और सीधा सा जवाब। मनीष जी, समय का अभाव है, जवाब ले लेते हैं। चितरंजन जी, आपने सवाल पूछा, जवाब भी सुन लेते हैं। जी पूछिए, जल्दी जल्दी। एक और सवाल है जी। इनको जो है सो अल्पसंख्यकों की चिंता है, जो इस देश में बहुसंख्यक हैं, उनको क्या उन नौजवानों को नौकरी मिली? उनको रोजगार मिला? जवाब सुन लेते हैं। 2014 में क्या था? महंगाई दर 2014 में क्या था? जरा अध्ययन कीजिए मनीष जी। और टाइमिंग पर सवाल हो रहा है कि टाइमिंग चुनावी फायदे के लिए है। विकास दर विश्व में क्या है? मनीष जी, भारत का विकास दर क्या है? नहीं, हमारा भी सवाल है, लोग भी यही जानना चाहते हैं। मनीष जी, छोटा सा टाइमिंग को लेकर जो सवाल हो रहा है उसका भी जवाब। जी देखिए, हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा था कि हम सीए लागू करेंगे, संविधान में संशोधन करेंगे। हमने 2019 में इसको जो है कानून का रूप दिया। नोटिफिकेशन आज से 3 महीना पहले ये कहते हैं कि कोर्ट का, अभी उस पर भी आएगी बात। इलेक्ट्रल बॉन्ड कांग्रेस को कितना मिला ना बॉन्ड, अभी उस पर भी बात। चलिए, बॉन्ड पर हम आगे चर्चा कर लेंगे, लेकिन फिलहाल इतना तय है। और सभी दलों के नेता जी एकदम संक्षेप में। भाई ऐसा है, ये हमारा देश की जनता के साथ कमिटमेंट था 2019 में हमारे घोषणा पत्र में। हमने उसको लोकसभा राज्यसभा से राष्ट्रपति से साइन कराया, हमने उसको अधिसूचित किया। 3 महीना पहले बजट सत्र में भी हमारे गृह मंत्री ने कहा कि इसी सरकार में सीए लागू होगा। बोलिए, कहा कि नहीं कहा था? कहा था कि नहीं कहा था हमारे गृह मंत्री ने? उन्होंने लागू किया। अब आप उसको अपने सेफ्टी के हिसाब से डिफेंसिव होकर बोलिएगा। ये हमारी देश की गारंटी थी, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी थी कि 2014 से लेकर। चलिए, अब इसका चुनाव के समय में प्रभावी किया जाना क्या चुनाव में फायदा लेने के लिए है या नहीं? क्या ये पार्टी अपना पॉलिटिकल एजेंडा था, इस कारण इसे प्रभावी कर रही है चुनाव से पहले? और क्या ये चुनाव के समय लाया जाना एक सोची समझी रणनीति थी, जिस तरह से विरोधी खेमा आरोप लगा रहा है कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए? जनता इसका जवाब तय करेगी। जरूर असित जी, एकदम छोटा सा। सीएए लागू हो गया, भारत का आम आदमी बताए कि उससे क्या फायदा मिला उसको। चलिए, भारत के किसी भी नागरिक के लिए ये नहीं है, लेकिन सवाल आसित नाथ जी ने रखा है तो आप जवाब कमेंट सेक्शन में हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर दीजिएगा। लोगों की जो भूल थी जो 1950 में उन्होंने किया। चलिए, ये आखिरी प्रतिक्रिया थी। बहुत बहुत धन्यवाद चितरंजन गगन जी, आसित नाथ तिवारी जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल तो पूछेंगे कि अगले एपिसोड में हम फिर एक सवाल लेकर आपके पास आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।